As in last lecture, we have studied factors affecting price elasticity of demand. Today we are starting with income elasticity of demand. जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, जैसा नाम वैसा काम। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो डिमांड को कौन अफेक्ट करेगा, प्राइस, और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो डिमांड को कौन अफेक्ट करेगा, इनकम, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया बेटा आप लोगों को, गुड। चलिए, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली होता क्या है, या इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। तो ये तो सबको पता है ना कि इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है, और इनकम अगर कम होती है तो डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। समझ में आया। तो इफ देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया बेटा आप लोगों को। सो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड को सिर्फ और सिर्फ कोई अगर अफेक्ट करने वाला है तो वो है आपका इनकम, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जैसे हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी फॉर्मूला होता है, बताऊंगी आप लोगों को, पर हम लोग देखते क्या कहते हैं। चलिए एक छोटा सा रीड कर लेते हैं, काफी सारा कुछ दिया है तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम, कि डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है अगर इनकम चेंज होती है तो, ठीक है। इफ देयर इज अ चेंज इन इनकम सो डिमांड रिस्पॉन्स, डिमांड क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। प्रोफेसर वॉटसन डिफाइंस इट एज अ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसी चीज को प्रोफेसर वॉटसन ने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा है, ठीक है। is the rate, what we are saying, it is a rate, we are not only talking about the change, we are talking about the rate of change, मतलब कितने से इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इनकम कम हो रही, डिमांड कम हो रही है, तो सबको पता है। लेकिन इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है, कितने से, द एक्सटेंट ऑफ चेंज, कि अगर इनकम बढ़ रही है तो कितने से, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो कितने से। द कितना, द एक्सटेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द इनकम, अदर डिटर्मिनेंट्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। यही चीजें मैंने आपको बताई कि डिमांड रिस्पॉन्ड कर रहा है विद द चेंज इन इनकम, और बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, तो इसका भी क्या है, एक फॉर्मूला है। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसे ही इसका भी एक फॉर्मूला है, वेरी इजी, जैसा उसका था वैसे ही इसका है। देखो क्या है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसका ना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको लिख बताती हूँ। इट्स अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैम यहाँ पे भी ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, तो ऑब्वियसली, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉमन इन ऑल द पार्ट्स। समझ में आ रहा है, समझा, मतलब तीनों टाइप्स में क्वांटिटी डिमांडेड क्या है आपका, कॉमन है। समझ में आया, क्वांटिटी डिमांडेड तीनों पॉइंट्स में क्या है आपका, कॉमन है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय, लेकिन अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है, दूसरा है, तो परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे अब प्राइस की जगह क्या हो गया, इनकम हो गया। वहां पे फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि डिमांड को कौन अफेक्ट कर रहा था, प्राइस। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड को कौन अफेक्ट कर रहा है, इनकम अफेक्ट कर रहा है, कौन अफेक्ट कर रहा है, इनकम अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो फॉर्मूला क्या बना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो मतलब इनकम अगर चेंज होती है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आता है, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर आता है।
अब उन लोगों ने ना आपको फॉर्मूला भी बताया है कि परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होता है उसको। ठीक है, चलिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या है? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब मेरी पुरानी वाली, और न्यू क्वांटिटी मतलब जो अभी चेंज हुई है वो। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको मिल जाएगा। जब आप न्यू क्वांटिटी को ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मिल जाता है। समझ में आया क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी किया जाता है। परसेंटेज चेंज इन इनकम, अब परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं? न्यू इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम, मतलब आपकी न्यू इनकम जो चेंज हुई है वो और आपकी ओरिजिनल इनकम। समझ में आया क्या? तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन इनकम मिल जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे? परसेंटेज, और जब आपके परसेंटेज निकल जाएंगे तो आप दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता है क्या मिलता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या मिलता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब अलग अलग केसेस है इसके, पता है क्या आपको? ये बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है, क्योंकि आप इसको, ये टेबल को ही आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये गेस कहता है, गेस क्या, आई एम श्योर कि इसके ऊपर आपको एक ना एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। तो अब जब ये 4-5 पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई एक तो मेरे को मैसेज भेज के इरिटेट नहीं करेगा, और दूसरा मेरे को कोई भी फालतू मैसेज अभी होना नहीं है, मेरे को शांति से ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दो। ठीक है, आपके जो भी इश्यूज है वो आफ्टर द लेक्चर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं। अभी पढ़ाते समय मैसेज कर करके, जो अननेसेसरी मैसेज कर करके मेरे को इरिटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके, वैसे आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे सब लोग मेरी बात को। ठीक है, हाँ, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल रोक ही नहीं सकते, बहुत जोर से ही आया है, अभी पूछना है और इम्पोर्टेंट है तो ही मैसेज किया करें। ठीक है, चलिए। ओके, अब ये टेबल में आपको बताया जाएगा कि कब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 रहता है, लेस देन 1 रहता है, इक्वल्स टू 1 रहता है। तो कौन से केसेस में ऐसा होता है? मोर देन 1 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब रहता है, लेस देन 1 कब रहता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 कब रहता है। ये सारी बातें 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, और इसके ऊपर एमसीक्यू तो राजा पक्का ही पक्का। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आता है नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। डिस्क्रिप्शन, द ट्रेंड इज विजिबल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। कुछ समझ में नहीं आया? बहुत इंग्लिश लिखी है मैम, वो इतनी इंग्लिश क्या समझती क्या हमको? बराबर है, तो फिर मैं क्यों बैठी हूँ? सुनो, नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स विद इनकम राइज, मतलब उनका बोलना यह है कि जिन गुड्स की डिमांड नेगेटिव होती है उन गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? बेस्ट एग्जाम्पल, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है। नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मली क्या होता है कि इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड बढ़ती है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ाता नहीं हूँ। बहुत लॉजिकल बात है यार, कि आपके पास पैसे नहीं थे या पैसों की कमी थी तभी आप इंफीरियर गुड्स खरीद रहे थे, लेकिन अब जब आपके पास पैसे आ गए हैं, अब आपके पास इनकम हो गई है, तो क्या आप इंफीरियर गुड्स खरीदोगे? उसकी डिमांड करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि नाउ यू हैव द मनी टू बाय सुपीरियर गुड्स। तो इसको कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम तो बढ़ी लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ी। तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव डिमांड। क्या बोलते हैं? नेगेटिव, कि एक तो बढ़ा लेकिन दूसरा नहीं बढ़ा, इनवर्स।
अपोजिट हुआ। और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बात बहुत एप्लीकेबल होती है। जैसे पार्थ पार्थ नॉर्मली जब पैसे नहीं रहते थे तो शनिचर मार्केट से कपड़े खरीदता था। ये मतलब एक नॉर्मल मार्केट है यहाँ पे, वहां से कपड़े खरीदता था, ठीक है, जहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं। लेकिन अब उसने सीएस पास कर लिया, अब वो सीएस बन चुका है, उसकी एकदम फाड़ू जॉब लग चुकी है, वो एकदम बढ़िया सी पोजीशन पे पहुंच गया और अब उसकी सैलरी भी अच्छी। तो भी क्या वो सेकेंड हैंड मार्केट में जाके शॉपिंग करेगा? नहीं ना, अब तो वो मॉल जाएगा, अब तो वो अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेगा। इसका मतलब ही क्या कि जब इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि हम सुपीरियर गुड्स की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ में आया? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड कंसेप्ट, जीरो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एज इनकम चेंजेस। कभी कभार ऐसा होता है कि इसको कहते हैं हम लोग जीरो डिमांड, मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे गुड्स की बात कर रही हूँ। जीरो डिमांड का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन डिमांड। जीरो डिमांड का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन डिमांड। मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड को किसी चीज से फर्क पड़ता ही नहीं है। समझ में आया? और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है असेंशियल कमोडिटीज। असेंशियल कमोडिटीज में आपका आता है रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिसिन। अरे भैया, तुम्हारी इनकम कम हो चाहे तुम्हारी इनकम बढ़े, चाहे तुम्हारी इनकम कुछ भी हो, ये चीज तो डिमांड तुम करोगे ही करोगे। ये चीज की डिमांड कभी भी कम ज्यादा होती नहीं, कभी भी अफेक्ट होती नहीं, क्योंकि ये मेरे असेंशियल्स है, इनके बिना मैं जी नहीं सकती। समझ में आया क्या? दिस इज ट्रू इन द केस ऑफ असेंशियल गुड्स। असेंशियल गुड्स के केस में ये केस ट्रू है कि डिमांड अफेक्ट नहीं होती, इनकम के कारण डिमांड अफेक्ट नहीं होती, इसलिए डिमांड कैसी रहती है? जीरो। समझ में आया? तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि असेंशियल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में डिमांड कैसी रहती है, तो आप क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। आप लिखोगे डिमांड कैसी रहती है? जीरो रहती है। कैसी रहती है डिमांड? जीरो रहती है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी इनकम कम हो रही है, बढ़ रही है, कुछ भी हो रही है, उससे आपका मेडिसिन का कोई लेना देना है। मेडिसिन तो इनकम है तो भी खरीदना है, नहीं है तो भी खरीदना है। तो मेडिसिन का आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं है। असेंशियल गुड्स का आपकी कमोडिटी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। समझ में आया? तो जीरो डिमांड कब रहेगी? जब इनकम के कारण डिमांड अफेक्ट नहीं होती। और ये जीरो डिमांड कौन से गुड्स में एप्लीकेबल होता है? असेंशियल गुड्स में। नेगेटिव डिमांड कौन से गुड्स में एप्लीकेबल होता है? इंफीरियर गुड्स में। समझ में आया क्या? समझा? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी जीरो से ज्यादा है और वन से क्या है? कम है। तो बोला क्या है यहाँ पे? इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक इनकम, मतलब इनकम का चेंज इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेज इन प्रोपोर्शन टू अ राइज इन इनकम। लिख लेना वहां पे साइड में, यहाँ पे नहीं लिखा है। ये जो केस है ये नॉर्मल गुड्स का केस है। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ी है उस हिसाब से आप ये गुड्स की डिमांड करते हो अपने जरूरत अनुसार। वापस से लाइन रिपीट कर रही हूँ, डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेज इन प्रोपोर्शन टू अ राइज इन इनकम। मतलब जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से आप ये नॉर्मल गुड्स की डिमांड को क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल आपको दूं? नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल होता है जैसे आपका हो गया कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब आपके नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल होते हैं कि जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ये गुड्स की डिमांड को भी साथ ही साथ बढ़ाते हो। समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला? जहाँ इनकम बढ़ती है और आप साथ ही साथ अपनी डिमांड को भी क्या करते हो? बढ़ाते हो। तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है वो जीरो से वन के बीच में रहता है, यानी पॉइंट में आंसर आता होगा। पॉइंट में अगर आंसर आया है दैट मीन्स ही व्हाट, कि ये नॉर्मल गुड्स का क्या है? आपका केस है। कौन से गुड्स का केस है? नॉर्मल गुड्स का केस है, जहाँ पे इनकम के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। समझा? वेरी गुड। फोर्थ वन, यूनिटी। ये तो मैम हमको नाम पढ़ के ही आ गया। कैसे? यूनिटी बोल रहे ना, मतलब इक्वली होगा कुछ तो भी। हाँ, तो यहाँ पे जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से ही डिमांड बढ़ती है।
So the change in income and change in demand is equal. Demand for commodity rises in the same proportion as rise in income. मतलब दोनों के चेंज होने का proportion क्या रहता है बेटा? सेम रहता है. दोनों के चेंज होने का proportion क्या रहता है नैन्सी? सेम रहता है. समझा? लास्ट पॉइंट, ग्रेटर देन द यूनिटी. मतलब यहाँ पे आपकी इनकम कैसी रहती है? इलास्टिक रहती है. कैसी इनकम रहती है? इलास्टिक इनकम रहती है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू द राइज इन इनकम. मतलब डिमांड का चेंज इनकी इनकम के चेंज से क्या है? ज्यादा है. क्या बोला मैंने? डिमांड का चेंज इनकम के चेंज से ज्यादा है. इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? ग्रेटर देन वन. मतलब मोर देन वन. यहाँ क्या रहेगा? इक्वल्स टू वन. ठीक है. नीचे वाले केस में क्या है? ग्रेटर देन यूनिटी में कि चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन इनकम. और पता है ये कौन से गुड्स में होता है? लग्जूरियस गुड्स में होता है. कौन से गुड्स में होता है? लग्जूरियस गुड्स में होता है. ये जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने आपको बोली है ये एक्सक्यूज मी आप लोग भी नोट डाउन करेंगे. ठीक है. एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन. नेगेटिव डिमांड किसके केस में? इंफीरियर गुड्स के केस में. बराबर समझ में आया? जहाँ पे डिमांड बढ़ती नहीं अगर इनकम बढ़ती है तो. सेकेंड केस आपका आता है जीरो डिमांड फॉर अ कमोडिटी. जीरो डिमांड कब होती है? कि जब इनकम तो चेंज हो रही है लेकिन डिमांड को फर्क नहीं पड़ता. कौन से गुड्स? आपके ये होते हैं आपके एसेंशियल गुड्स. फिर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन नॉर्मल गुड्स का केस है कि इनकम अगर बढ़ रही है तो उसी हिसाब से आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है. फिर यूनिटी वाला केस, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड इज सेम. समझ में आया? फिर ग्रेटर देन वन मतलब चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन इनकम. दैट इज व्हाट लग्जूरियस गुड्स का केस. होप सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे द डिमांड इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड ऑल द अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस इज कांस्टेंट. Demand will change only due to income. And what is the formula behind that? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. समझा सब लोगों को अच्छे से? सबको अच्छे से समझा? वेरी गुड. लास्ट टाइप ऑफ आवर type of price elasticity of type of elasticity of demand. Types of price elasticity of demand is a different thing. Types of elasticity of demand is a different thing. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन बातें, प्राइस, इनकम, क्रॉस. और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पांच बातें. याद है ना वो पांच का चार्ट बनाया था अपन ने? वेरी गुड. अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है राजा. किसकी बात हो रही है? रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? रिलेटेड गुड्स. और रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? या अभी खुश हो रहे होंगे सब लोग. मैम वी नो व्हाट आर रिलेटेड गुड्स. कितने टाइप्स के होते हैं? चलिए बताइए. दो, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे के ऑप्शन में यूज होते हैं. समझ में आया? और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं. ठीक है. ये हम लोग पढ़ चुके थे. मतलब हमको पता है मीनिंग क्या होता है. तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वही हो रहा है कि यहाँ पे एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट कर रही है. लेकिन कैसे? एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है. इसलिए तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोला गया है ना. एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, मतलब इधर एक कमोडिटी है इधर एक कमोडिटी है तो इसकी प्राइस और इसकी डिमांड, इसलिए क्या बोला गया है? क्रॉस इलास्टिसिटी. क्या बोला गया है? क्रॉस. क्योंकि एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं. एक कमोडिटी की प्राइस को पकड़ रहे हैं, दूसरे कमोडिटी की डिमांड को पकड़ रहे हैं. तो क्या हो गया? क्रॉस इलास्टिसिटी. समझ में आया? चलिए एक बार रीड करते हैं. 1 मिनट गाइस. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब जब एक कमोडिटी रिस्पॉन्ड करती है उसके रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने के कारण, तो उसको हम कहते हैं व्हाट? प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है आपको इस स्टेटमेंट ने कंफ्यूज किया. वापस से करिए. एवरीवन पे अटेंशन हियर. क्विक क्विक फास्ट. कमोडिटी, क्या बोला मैंने?
responsiveness of demand of one commodity is due to change in price of related commodity। मतलब एक कमोडिटी की डिमांड रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि उसके रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस क्या हुई है, चेंज हुई है। उसके रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस क्या हुई है बेटा, चेंज हुई है। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक कमोडिटी की डिमांड रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि उसके रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस क्या हुई है, चेंज हुई है। समझ में आया क्या? मैम आपको पता है हमको बिना एग्जाम्पल के बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ पता है, आपकी भावुकता यहाँ तक पहुंच रही है। भले ही आप लोग मुझे दिखते नहीं हो पर आपकी भावुकता मेरे तक पहुंच जाती है। तो ये एक कमोडिटी की डिमांड रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि टी रिस्पॉन्ड कर रही है, टी की डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है क्योंकि कॉफी की प्राइस चेंज हुई। समझ में आया? क्योंकि कॉफी क्या है, टी का रिलेटेड कमोडिटी। कॉफी क्या है, टी का रिलेटेड कमोडिटी। यानी एक कमोडिटी की डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है क्योंकि दूसरे कमोडिटी की क्या चेंज हो रही है बताओ? क्योंकि दूसरे कमोडिटी की चेंज हो रही है प्राइस। समझा आप लोगों को? यही उस लाइन का क्या था, मतलब था। Professor Watson defined it as cross elasticity of demand is a rate of change in quantity associated with the change in price of related goods। वापस से वही लाइन रिपीट करिए कि एक कमोडिटी की डिमांड रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि दूसरे कमोडिटी की क्या चेंज हुई है, प्राइस चेंज हुई है। Thus, cross elasticity of demand is the responsive of demand for a commodity X to the change in the price of commodity Y। तुमने वो कमोडिटीज को नाम दे दिए X और Y। X की डिमांड है और Y की क्या है, प्राइस है। तो X की डिमांड अफेक्ट होती है क्योंकि Y की क्या चेंज होती है, प्राइस चेंज होती है। तो Y की प्राइस चेंज होने के कारण X की डिमांड अफेक्ट होती है। डन। चलो अब इसका भी फॉर्मूला है, बताती हूँ उसका फॉर्मूला। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड किसका चेंज हो रहा है, एक्स। अभी यहाँ पे भी देखो डिमांड ऊपर ही है, मतलब तीनों टाइप्स में आपका न्यूमरेटर में डिमांड ही है। ये बात तो पक्की, ये तो मेरे को लर्न ही हो गया अभी कि तीनों टाइप्स के फॉर्मूले में क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर ही है, न्यूमरेटर ही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब लेकिन यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्या ऐड कर दिया, एक्स। मतलब डिमांड किसकी चेंज हो रही है, एक्स की चेंज हो रही है। समझ में आया? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। बराबर, प्राइस किसकी चेंज हो रही है, वाई की, तो उसके कारण डिमांड किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। समझ में आया? अब ये एक्स वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स भी रह सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी रह सकते हैं। जैसे टी की प्राइस चेंज हुई तो डिमांड किसकी चेंज होगी, कॉफी की। दूसरे कलर से लिखती हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो। टी की प्राइस चेंज हुई, वाई को मैंने क्या ले लिया, टी, और एक्स को मैंने क्या ले लिया, कॉफी। तो टी की क्या चेंज हुई है, प्राइस, तो कॉफी की क्या चेंज हुई है, डिमांड। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का। दूसरा एग्जाम्पल, पेट्रोल की प्राइस चेंज हुई है तो डिमांड किसकी चेंज हुई है, कार की। तो पेट्रोल की प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड किसकी चेंज हुई है बेटा, कार की चेंज हुई है। समझ में आया क्या? समझा आप लोगों को? दोनों में से कोई भी केस रह सकता है, सब्स्टिट्यूट भी रह सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी रह सकता है। तो मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल बताया। हो क्या रहा है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। समझा? एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड, इसलिए ही क्या कहा गया है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा गया है। समझा? गुड। सेम उनने भी आपको एग्जाम्पल दिया है, अपन वो भी रीड कर लेते और क्लियरिटी आ जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कमोडिटीज में बी सब्स्टिट्यूट, मतलब वो यही बता रहे हैं, एक्स वाई सब्स्टिट्यूटिव भी रह सकते हैं, दैट इज व्हाट टी कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री भी रह सकते हैं, दैट इज व्हाट बॉल पेन एंड रिफिल्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बॉल पेन बिना रिफिल के नहीं चलता। ठीक है, तो वही चीज हो गई जो मैंने आप लोगों को ऊपर एग्जाम्पल दिया, वही सेम चीज उन लोगों ने बोली है, तो नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पे भी तीन बातें, कितनी बातें हैं यहाँ पे भी, तीन बातें। देखिए ये तीन बातें क्या बोलती है,
मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करा है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग ये हाईलाइटेड बातें देखेंगे। सबसे पहले आता है क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एंडलेस, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी की सिचुएशन में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखते हैं। कमोडिटी एक्स इज नियरली अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी वाई। मतलब ही ये बोल रहा है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है कि एक्स वाई का क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एग्जैक्टली सेम, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या होगा पता है क्या? एक की प्राइस अगर चेंज होगी तो दूसरे की डिमांड इन्फिनाइटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। समझ? कभी कभी ऐसा होता ना कि हमको एग्जैक्टली सेम नहीं मिलता, ठीक है, तो अगर एक चीज की प्राइस अगर चेंज हुई भी है तो दूसरे की डिमांड उतने से ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, बस ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है आज के लिए, क्योंकि फिर हमारा वापस से वो टाइम खत्म होने वाला हो जाएगा। इसको फटाक से देख लेते क्रॉस इलास्टिसिटी को। कल का लेक्चर बड़ा मजेदार है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल हम लोग काफी सारे ग्राफ्स बनाएंगे और काफी सारा पढ़ेंगे और एकदम एकदम इजी क्विकली हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ग्राफ बनाने बहुत सारे तो मजा आती है। तो कल का टॉपिक मिस मत करिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या थे कि जब दो कमोडिटीज एक दूसरे के क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को इन्फिनाइटली चेंज कर देती है। समझ में आया क्या? जैसे अगर थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा है तो प्राइस के चेंज के कारण डिमांड उतनी अफेक्ट नहीं होती, होती है पर उतनी नहीं होती। लेकिन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगा? इन्फिनाइट रहेगा। तो ये वाली बात ना रट लो, घोल लो, 25 बार नोटबुक में लिख लो, जो करना है करो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि क्रॉस इलास्टिसिटी अगर इन्फिनिटी है तो दैट मीन्स बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे ये परफेक्ट वर्ड याद रखना बहुत आवश्यक है। समझ रहे क्या? ये परफेक्ट वर्ड याद रखना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि आपको वही ऑप्शन में आएगा कि क्या वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्या वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, यही आएगा। तो आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टिक करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन, स्टार मार्क राइट नाउ। सेकंड, क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 0 है तो क्या होगा? तो कमोडिटी एक्स एंड वाई आर नॉट रिलेटेड। इसका मतलब एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 0। ये इंडिकेशन से बेटा ये आपको बताते हैं कि अगर आंसर इन्फिनाइट आया तो क्या, अगर 0 आया तो क्या। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू आया कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0, तो ऑप्शन में क्या टिक करोगे? दैट मीन्स द गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। गुड्स एक दूसरे को रिलेट नहीं करते, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया क्या? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। थर्ड पॉइंट, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव तो कमोडिटीज एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री। पहले वाले केस में क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूट अगर इन्फिनाइट है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लास्ट वाला केस क्या है? नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट कि ये कौन सा केस है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, यानी रिफिल की प्राइस और पेन की डिमांड। समझ में आया? तो अगर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है। और अगर इनफाइनाइट है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है। और अगर 0 है तो दैट मीन्स वो दोनों कमोडिटी एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। समझ में आया क्या? उसके नीचे वाले पैराग्राफ में भी यही बातें रिपीट करी गई है, नथिंग मोर एक्स्ट्रा देन दैट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप सो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा और मैं आज के लेक्चर में नहीं लूँगी, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप सो आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। और जो भी बात मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए बोली गई है वो आप उसको कर लो। अभी नोट्स नहीं है तो लिख के रख लो कि मैम ने ये इम्पोर्टेंट मार्क करने बोला था, ताकि इसके ऊपर जब कभी भी एमसीक्यूज आए तो आप लोग यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। समझ में आया? और आपको ऐसा लग रहा है अभी सुना है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूरा समझ में आ गया, क्या ही बोलना। जब एमसीक्यू आते ना तो दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, 0, इन्फिनाइट, मोर देन 1, लेस देन 1। तो इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करो उतना अच्छा। समझ में आया बेटा आप लोगों को? ठीक, अभी मेरे पास 5 मिनट का समय बचा है।
तो मैं उसमें ना आप लोगों को आज एक छोटा सा क्विक रिवीजन शुरू से एक ऊपर से एक लाइन अप करवा देती कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे तो हम लोग हमारे टॉपिक को तो रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके गाइस, 1 मिनट।